आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साहित्यकार सूर्यबाला जी हमारे साथ मंच पर है और चित्र नगरी पूरा परिवार, चित्र नगरी संवाद मंच का पूरा परिवार मैं उनका हार्दिक स्वागत करता है। मैं मंच पर देवमणि पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ। एक औपचारिक परिचय से सूर्यबाला जी के साथ हम बातचीत आरंभ करेंगे। कितने उपन्यास, कितने कहानी संग्रह, कितने बंद संग्रह वो आपने देख लिया, कितने पुरस्कार मिले हैं वो आपने देख लिया, और सबसे ताज़ा पुरस्कार जो इस देश का बहुत बड़ा पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन 1943 को वाराणसी में जन्मी और काशी विश्वविद्यालय में पीएचडी तक की शिक्षा पूर्ण करने वाली सूर्यबाला समकालीन कथा लेखन में विशिष्ट और अलग अंदाज के साथ उपस्थित हैं। यह अंदाज मर्मज्ञ पाठकों के साथ उनकी आत्मीयता का है जो दशक दर दशक निरंतर प्रगाढ़ होती गई है। धर्मयुग में धारावाहिक प्रकाशित होने वाला उनका पहला उपन्यास मेरे संधि पत्र आज भी पाठकों की चहेती कृति है तथा अब तक का लेटेस्ट उपन्यास कौन देश को वासी वेद डायरी अनवरत पाठकों की सराहना अर्जित कर रहा है। तो इस तरह लगातार लेखन में सूर्यबाला जी सक्रिय हैं और कभी भी किसी ने भी नहीं देखा कि जैसे लोग तरह तरह के दावे करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो अलग से किसी भी आंदोलन में शरीक हुए बिना अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने चरित्रों के माध्यम से सूर्यबाला जी ने लगातार महिला सशक्तिकरण किया। हम सूर्यबाला जी से पहले एक आत्मकथ्य जिसे कह सकते हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, हमारे साथ कई लड़कियाँ कहानी कविता लिखती थी, जैसे ही शादी हुई लिखना बंद हो गया। तो ऐसे आज जिनको 3 पीढ़ियाँ पढ़ रही हैं, 60 साल से जो आपके सामने लिख रही हैं सूर्यबाला जी, तो 3 पीढ़ियों को लेखन के जरिए जोड़े रखना अपने आप में बहुत बड़ा वो है। तो कैसे किस उम्र में आदमी अपनी पहली रचना लिखता है एक इंसान, और वो रचना लिखता है तो कहीं न कहीं से कोई ऐसी घटना घटती है कि जो उसे प्रेरित करती है कि वो लिखे, किसी एक विधा को स्वीकार करके लेखन की आगे बढ़े। और जब वही रचना किसी पत्र पत्रिका में छप जाती है, और उस जमाने में तो जब सूर्यबाला जी लिख रही थी, धर्मयुग साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिग्मान साहित्य जैसे अद्भुत पत्र पत्रिकाएँ थी जिनमें 4 लाइन भी छपना बहुत बड़ी बात मानी जा रही थी। तो वो जो पहली रचना छपी होगी उसका जो रोमांच रहा होगा, तो हम चाहते हैं कि सूर्यबाला जी अपने आत्मकथ्य में अपने शुरुआती दिनों को आपसे साझा करें, और उसके बाद फिर हम जो महिलाएं सवाल पूछना चाहते हैं उनको आमंत्रित करेंगे। सूर्यबाला जी, आपसे निवेदन है आपके आत्मकथ्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवमणि जी। आप सबको मैं करते देख रही हूँ, सूरज प्रकाश को देख रही हूँ, मधु को देख रही हूँ, राजन जी को देख रही हूँ, यहाँ से वहाँ तक सब मेरे बहुत अपने बैठे हैं। जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी तो देवमणि जी ने ऐसे ही कुछ कहा अवार्ड वगैरह के बारे में, तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, सब मेरे पाठकों का दिया हुआ है, सब मेरे पाठकों का दिया है। तो मुझे लगता है 2-4 लोग यहाँ बैठी ही होंगे। पहले तो मैं औपचारिक शुरुआत थोड़ी सी करूँगी। मुझे चित्र नगरी में देवमणि जी आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि इस मुंबई माया नगरी के समानांतर इसी के अंदर आपने इतनी मनोरम चित्र नगरी बसाई है, इतनी सुंदर चित्र, और उसमें आप मतलब हम देख रहे हैं ना, नाटक अभी ढोलकी बज गई, देवानी जेठानी ने गा बजा दिया, उधर मृणाल ताई ओरे हाथ उठाए खड़ी है, यहाँ चारों तरफ मैं ये सब देख रही हूँ। तो देखकर बड़ा जो अपने मन में इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं, उन्हें तरतीबवार रखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और मैंने तो पहले तो यही सोचा था कि देवमणि जी के पहले संबोधित करूँगी कि भाई इतने 3 पीढ़ियों से मैं भी आपको देख रही हूँ, 3 पीढ़ियों के मंच संचालक हैं आप। मेरे ख्याल से मंच का संचालन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन देवमणि जी का अंदाज़े बयां कुछ और होता है, तो इस तरह सब मंच संचालन नहीं कर सकते हो। मेरी समझ से चलिए अब
मन संचालन की कंसल्टेंसी शुरू कर देनी है। और तो ये मैं देखती आ रही हूँ तब से इनको, कुछ शरारती किस्म के शुरू किए बहुत बहुत पहले के, लेकिन देवमणि बिल्कुल वही के वही है। वो पीटर पैन की तरह एवरग्रीन है। तो यहाँ आकर के चित्रनगरी में और इस हॉल में आपने रखा मृणाल बोले हमेशा ही है, लेकिन आज आपका इस हॉल में महिला दिवस का ये फंक्शन करना बहुत मायने रखता है और मैं सचमुच रोमांचित हूँ। लेकिन ऐसे मैं आपने अपने आत्मकथी की बात बताई, उस संवाद से मैं भी टेम्प्ट हुई। कोई बात पूछता है तो कहना जो मेरे पास जो आपने कहा 3 पीढ़ियों का इतना इतना भरा पिटारा है तो उसको इतनी देर में बोलना संभव नहीं है। बहुत शार्ट में आपको भी कल परसों का एक ईमेल बता दूं मैं। तो देवमणि जी ने कहा कि 3 पीढ़ियाँ पढ़ रही हैं और ये बहुत से लोगों ने कहा कि आपकी बिल्कुल शुरुआती कहानियाँ पढ़ करके भी ये नहीं लगता कि ये बहुत पुरानी कहानियाँ हैं वो, और ये भी नहीं लगता कि किसी नई लेखिका ने लिखी है। तो ऐसे में बहुत नियमित ईमेल वगैरह भी नहीं देखती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं एकदम अंडरग्राउंड ही थी। कोरोना ने मुझे ऊपर उछाल दिया क्योंकि कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम में और मैं थोड़ी ऊपर आ गई, नहीं तो मैं जहाँ थी वहाँ ठीक ठाक थी क्योंकि बाहर की दुनिया का मुझको पता नहीं है। तो अभी तक मुझसे कहते हैं कि आपने प्रेम कहानियाँ लिखी, आपने उन दशकों में प्रेम कहानियाँ लिखी, इतना बड़ा दुस्साहस किया। मेरा कैसा साहस कैसा दुस्साहस, मुझे बाहर की दुनिया की कुछ खबर ही नहीं थी। तो जो कहते हैं सबसे बड़े विमूढ़ जिन्हें व्यापे जगत गति, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि विमूढ़ लोग जो होते हैं मूढ़, उनको कुछ पता नहीं होता, उनको जगत की गति नहीं। तो मुझे नहीं मालूम था कि नई कहानी में ये, कहानी में ये, कैसे कहानी किडनैप की जा रही, कैसे क्या। सर मुझे जो लिखना था वही लिखती रही और आप लोगों में से जो लिख रही हैं उनसे यही कहूँगी कि जो आप लिखना चाहती हैं, जो आपका दिल कर रहा है, जो आप लिख सकती हैं वही लिखिएगा। उसको छोड़कर जो लोग लिख रहे हैं वो कभी मत लिखिएगा। जो बड़ा मजेदार ये होता है कि जब हम बाजार को खूब लानते देते हैं बाजार को, और फिर हम साहित्य का एक बाजार चुपचाप पीछे से सेंध लगाकर एक साहित्य का बाजार कर देते हैं। और फिर साहित्य का बाजार जो डिमांड करता है वो डिमांड और सप्लाई चलती है। और हम दोष नहीं दे सकते जो हमारे नए बेचारे लेखक हैं वो डेस्परेटली भागते हैं कि जो पढ़ा जा रहा है, जो मिल रहा है वही तो। और आज हमसे सब कहते हैं, जब मैंने भी बीच पे सोचा, जब मुझे थोड़ी समझ आई, जब मैंने ज्ञान का फल चखा, साहित्य के ज्ञान का फल चखा और लगा कि अरे फलाने की तो ये समीक्षा आ रही है, फलाने की तो ये चर्चा हो रही है, मेरी तो कहीं चर्चा वर्चा नहीं हो रही है। और वो भी नहीं होती तो मुझे पता नहीं होता है क्योंकि मुझे बच्चों के होमवर्क कराने होते, उनको डिबेट के लिए तैयार करना होता, उनको संगीत का टारगेट बच्चों को हर उसमें भेजना होता और पति को ऑफिस छोड़ना होता। और मैंने आज से 20 साल पहले से कहना शुरू किया है कि मैं पति ना होता तो मैं किस पर लिखती और पति ना होता तो मैं कैसे लिखती, क्योंकि नाश्ता पानी तो मुझे पति ही देता है। और मैं आप लोगों को आज अपनी रंग रचना भी सुनाने वाली थी, बल्कि तो देखा तो 2-3 रचनाएं ऐसी निकल आई, लेकिन ये दिखा ये बड़ी मजेदार किताब थी। ये मत समझिएगा कि मैं अपनी पुस्तक का प्रचार कर रही हूँ, बिकॉज ये पति पत्नी और हिंदी साहित्य, दरअसल इसमें जो व्यंग्य है उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य और पति। तो ये पति जो थे बड़े सहायक थे मेरे, अभी तक सहायक बहुत रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं 25 मिनट पहले आ गई। देवमणि जी ने कहा कि आप समय पर आई, मैंने कहा मैं समय से नहीं आई हूँ, 25 मिनट पहले आई हूँ और मेरे पति को सूचित कर दो, वो खुश हो जाए क्योंकि वो साइन बोर्ड भी नहीं लगने पाता, वो मुझे भेज देते हैं कि तुम घर से जाओ। तो ये हुई। और आपने पहली रचना का रोमांच कहा, तो एक तो बहुत बचपन से लिख रही थी और बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत हमारा बचपन था। और बल्कि मैं कहूँगी जो मेरे पति कहते कि तुम्हारे पिता थे जेलर थे, उन लोग को इतने स्ट्रिक्ट अनुशासन में रखते थे, तो वो था
लेकिन पिता मेरे शायरी करते थे और अपने सहकर्मियों को और अपने को सुनाया करते थे। तो उनकी दो पंक्तियाँ मुझे अभी भी नहीं भूलती हैं। और पहले स्वतंत्रता दिवस की मुझे सबसे पहली स्मृति है, पहले स्वतंत्रता दिवस की। बस ये याद है कि हेलीकॉप्टर से पर्चियाँ बरसाई जा रही हैं और उन पर लिखा है, पिंक गुलाबी रंग की पर्चियाँ, अमर त्रिपाठी जी की शर्ट की कलर की, और उस पर लिखा है आज हम स्वतंत्र हुए। और 15 अगस्त 1947। लोग कहते हैं मुझसे कि तुमको पिछले जन्म का भी कुछ याद होगा, तुम 3.5 साल की थी, तुम्हें इतना सब याद है, पर्चियाँ उठाते हुए जो। तो उस पिता ने उस तिरंगे के ऊपर लिखा था कि ये पहले हिंद से लेकर अटल कैलाश तक ठहरे, जिए तो वीर सर पे और मरे तो लाश पर ठहरे। तो पिता की ये पंक्तियाँ मुझे अभी तक याद हैं। और वीर उनका ऐसे बीच में लिखते थे, वीर प्रताप सिंह नाम था। ये लहरे हिंद से लेकर अटल कैलाश तक लहरे, हिंद माने हिंद महासागर, लहरे हिंद से लेकर अटल कैलाश तक लहरे, जिए तो वीर सर पे और मरे तो लाश पर ठहरे। तो मुझे याद रह गई। और कभी हम सुनाया करते थे, मुझे ये भी याद है कि उस समय हम लोग पान इलायची वगैरह लेके कश्ती में जाया करते थे, जो लोग बैठे होते थे। तो बाबूजी सुना रहे हैं अपनी कुछ पंक्तियाँ। तो कोई पंक्ति बहुत अच्छी लगती थी, झूमती थी। उस उम्र में भी कुछ पंक्तियाँ मुझे नहीं अच्छी लगती थी, तो मैं फटक से उसको बाहर कर देती थी। तो कहना ये है कि मेरे अंदर उस समय से एक सख्त आलोचक बैठा हुआ है। आप भी अपने अंदर एक सख्त आलोचक रखिए, क्योंकि आपकी आत्मा, आपके अंदर आत्मा जरूर बताती है कि इतना तो अच्छा हुआ, लेकिन इतना थोड़ा है। हम जल्दबाजी में छोड़ देंगे, मत छोड़िएगा कभी, पकड़े रहिए उसको जब तक पहुंच न जाइए, मत छोड़िए। मेरे डॉक्टर ने एक बार मुझसे कहा था, जब मुझे एंजाइना हुई थी, मैंने कहा मैं लिख नहीं पा रही हूँ। क्यों? मैंने कहा ऐसे कुछ सूझता है कि मुझे तकलीफ हो। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा जब तक हम उसमें बेस्ट ठीक शब्द नहीं आ जाता, तो उन्होंने कहा टाइम इज सेकेंड बेस्ट। तो उन्होंने कहा देयर इज नो सेकेंड बेस्ट इन राइटिंग। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अब जो पहली रचना इन्होंने कहा, तो बहुत बचपन में लिखती थी, पिता का देखकर बहुत खूबसूरत बचपन था। फिर सडन का एकाएक पिता नहीं रहे, तो बिल्कुल बहुत अभाव, बहुत दुखद बचपन रहा, तो एक बहुत लंबा चला। और शायद मैं लिखने लगी क्योंकि ये कलम मेरे दुखों की शरण स्थली थी। इतने दुख, इतने अभाव मुझे नहीं, सिर्फ मेरी माँ को, माँ बर्दाश्त करती थी, मैं उसे महसूस करती थी, वो एक बहुत लंबी अलग कहानी है। तो इसलिए मैं लिखने लगी, क्योंकि हम किसी से बांटते नहीं थे। मैं आपसे बताऊं, उस उम्र में मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती थी जब लोग आकर के हमसे सहानुभूति दिखाते थे। अरे ये बेवा है, वो वहाँ पर मेरी माँ के लिए, और 4 लड़कियाँ और एक छोटा लड़का, और ये एक क्या मुसम्मात और देवा, और बेचारी जिस भी जहाँ जाओ वो ना, वो फलाने बिट्टी थे ना, वो नहीं रहे, वो उनके 4। तो मुझे लगता था कि दुनिया से कहीं भाग जाएं। और दुनिया मेरी कलम की दुनिया थी, लिखती रही। और फिर क्या हुआ, जैसे सब लड़कियों का होता है, PhD करी, सब किया, फिर विवाह बहुत अच्छा हो गया। लोगों ने कहा था कैसे वो आपको गौरा गुणवंती से समझ में आ जाएगा। मेरी पहली दूसरी कहानी है गौरा गुणवंती, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब लिखने वाले, हम जब लिखते हैं तो अपने चरित्रों के दुखों से पहले खुद गुजरते हैं। हर चरित्र में मैं हूँ, गौरा में मैं हूँ, कौमुदी में मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, मैं उससे गुजरी हूँ। तब गौरा मुझसे ही कलम से गुजरी है। ऐसा ही कुछ हो, कभी कलम उठाइए। तो ये सब लिखती थी। फिर शादी हो गई, तो अब तो शादी हो गई। अब तो एक दिन भी मैंने अपने लिखे को मिस नहीं किया। और चेतन में मिस करती रहूँगी कि इतना अच्छा हस्बैंड मिला, नाश्ता खाना देने वाला, सब ठीक ठाक है, बच्चे ठीक ठाक है, होमवर्क कर रहे हैं। तो लेकिन शायद अवचेतन में हम बहुत कुछ अपने आप से छिपाते हैं, अपने आप हमें पता नहीं होता।
तो कि हमारे अंदर और क्या क्या चल रहा है, अपनी ओर ही हम देखना नहीं चाहते, मुड़ के उसको उससे कतराते हैं। शायद कभी ऐसा होता होगा कि कहीं स्क्रिबल तो करती रहती थी, कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। और फिर एक दिन फिर हमने कहा यहाँ तो अच्छा देखिए पिंग पॉन्ग की तरह मेरी जिंदगी हो रही है, मुझे उछालता रहा। हमने कहा पहले भगवान, उस जमाने में मैंने एक भगवान इजाद कर लिया था अपने अंदर। तो मैं वो भगवान मुझे कभी मैं शहर की लड़की, वो भगवान कभी मुझे उधर भेज देता था, गांव में शादी कर देता था, एकदम दूर गांव में, वहाँ धोबी 9 के पैर छू रहे हैं और घूंघट निकाल लो इतना लंबा। तो मैं पीएचडी की छात्रा थी, मैं घूंघट भी निकाल लेती थी, जैसे देवरानी जेठानी वाला दिखा रही थी। तो घूंघट निकाल लिया, फिर अपने मन से कहा मैं कर क्या रही हूँ, कि मैंने अपने आप से ही मैंने जवाब दिया कि शेक्सपियर ने कहा है ना, द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी आर एक्टर्स, लेट्स एक्ट। तो आराम से एक्टिंग करती रही, जिसका पैर हुआ छूती रही। एक वो एडजस्ट किया, दोबारा मुझे उछाल दिया, मैं पति के साथ शिप पर चली गई। वहाँ पूरी अंग्रेजी, वहाँ खाली खलासी हिंदी बोलते थे, कोई नहीं बोलता था। दोबारा मल्टीनेशनल में, तो यहाँ पर कोई हिंदी नहीं जानता। और आप जो पहली कहानी का रोमांच बता रहे हैं, आप सोचिए पूरा वहाँ से आता कोई हिंदी बोलते ही नहीं है, खाली नौकरों को छोड़ करके, उसमें मैं हिंदी में लिख रही हूँ। तो उतनी उसको, उस हिंदी को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं। फिर लेकिन चलो पढ़ तो सकती हूँ। तो मैं तमाम धर्म उपसारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी सारे हैं। सुबह कॉफ़ी पी ली मैम साहबों के साथ, उसके बाद हमने पढ़ते रहे। उसमें हमने एक प्रेम कहानी पढ़ी, निर्गुण जी की, हमारे ज़माने के निर्गुण जी बहुत। तो उनकी प्रेम कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत कोमल, लेकिन मेरे अंदर एक पैरेलल प्रतिक्रिया चलती रहती है, एक डीप अवसादी प्रतिक्रिया और दूसरी उछलने वाली व्यंग्य की प्रतिक्रिया। तो पूरी प्रेम कहानी पर मैंने एक व्यंग्य प्रतिक्रिया सुनती चली गई। तो मैंने वो पूरी प्रतिक्रिया, मतलब होश नहीं मुझे, पेंसिल उठाया और लिखती चली गई। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। जब अपने से कुछ अच्छा लिख जाता है ना, तो पता होता है बहुत अच्छा लिखा, सही ये तो अच्छा लिख गया, क्या किया जाए इसका। कोई पढ़ने समझने वाला है नहीं, बच्चे अंग्रेजी मीडियम में जाने बहुत छोटे, चलो इसको संपादक के पास ही भेज दिया जाए। तो मोड़ा वैसे का वैसे ही, और उसको संपादक थे कमलेश्वर, आपने सुना होगा ये कई बार कमलेश्वर के पास भेज दिया। हमने कहा इनको पाठ की प्रतिक्रिया में तो आई है नहीं, अगर नहीं सही क्या अपना जाता है। 15-20 दिन बाद ही, अच्छा पत्र भी हमारे घर नहीं आया करते थे, 4 ही बंगलोज थे फैक्ट्री प्रेमाइसिस में। तो पत्र भी सब मेरे पति के पास आते थे, पति सारे पत्र खोल लेते थे और उसको पढ़ के बताते। तो अच्छा तक पत्र आने की नौबत ही नहीं थी। पति आए लंच पर, पति आए, उन्होंने जेब से लिफाफा निकाला और मेरे सामने रख दिया डाइनिंग टेबल पर। ठीक है, वो कमलेश्वर जी का खत था, कमलेश्वर जी के हाथों लिखा हुआ, और मेरी प्रतिक्रिया पढ़कर उन्होंने लिखा। और उसके 4 लाइनों में खूब अच्छी सी उनकी हैंडराइटिंग थी, उनके हैंडराइटिंग का पत्र, उनके हैंडराइटिंग से लिखा पता कि सूर्यबाला जी। उस जो प्रतिक्रिया मैंने लिखी थी उसको शीर्षक दिया था, यादों की चेन में बरसात की रात का एक लॉकेट। यादों की चेन में बरसात की रात का एक लॉकेट। तो वो यादों की चेन में पढ़ी, इसने व्यंग्य को भी देखा और लगा कि यदि आप नियमित रूप से लिखें तो हिंदी को आपसे कुछ बहुत अच्छी रचनाएं मिल सकती। वो दिन और आज का दिन, देवमणि जी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, और कोई प्रतिक्रिया जो है रोमांच कुछ नहीं था। रोमांचित कहाँ से होगा, कोई जानते ही नहीं हिंदी, कोई जानते नहीं इस सारिका, कोई वो तो वहाँ हिंदी फॉरेन लैंग्वेज की तरह, विदेशी भाषा की तरह
मिनिस्टर में। तो उसके बाद है हाँ आप लिखें, ये नहीं आप लिखें और अपनी कुछ रचनाएं मुझे पढ़ने के लिए भिजवाएं। फिर मैंने एक चिट्ठी ढूंढी, ढूंढा बोला बहुत भैया ठीक किया, लेकिन उसके बाद उनको इस लेटर के साथ भेजा, इतना बड़ा संपादक लेखक एक अलेखिका से डर गया, ये भी मैं लिख रही हूँ कामेश्वर जी, और सोचा कि ये पत्र पाते ही रचनाएं भेजना शुरू कर दी कि सारिका में छपने के लिए। ऐसी कोई छपास मेरे अंदर नहीं। बहरहाल आपने पढ़ने के लिए मांगी है, आपको भेज दूँ। वो ये भी लिखा, में ये भी जो छपाए आपका पत्र मेरे पास आना बहुत। तो बस जो कहानी भेजी थी, पहली ही भेजी कहानी, और कामेश्वर जी को पढ़ने के लिए भेजी कहानी सारिका में आ गई। उनका दूसरा पत्र आया कि आपकी कहानी जीजी मुझे पसंद, और मैं इसे सारिका में, सारिका की महिला कथाकार अंक में 4 महीने बाद आई। और ये ज़रूर आज बताऊंगी कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी जीजी नाम की कहानी से सारिका में मेरे प्रकाशन की शुरुआत हुई। और जीजी मेरी उससे 6 साल बड़ी मेरी बहन थी, और आज जीजी का भी जन्मदिन है। और मेरे लिए महिला दिवस का मतलब है जीजी का जन्म। पहली रचना की शुरुआत सूर्यमाला जी ने कैसे की, और सारी जब कोई लेखक बहुत लोकप्रिय हो जाता है तो हम उनके नाम के आगे से जी हटा देते हैं। जैसे हम बोलते हैं भारती, कमलेश्वर, अज्ञे, उसी तरह हम लोग आपस में बात करते हैं तो जी नहीं बोलते, सूर्यमाला ही बोलते हैं बस। जो सबका प्रिय हो जो सबका प्रिय हो उसके नाम के साथ में जी नहीं लगाते। वही यही उपलब्धि है एक रचनाकार की। तो हमारे लिए उस जमाने में जैसे धर्मयुग से पढ़ना हमने शुरू किया, कोई भी अंक आता था तो अंक छूने में इतना रोमांच होता था, आप महसूस कर सकते हैं। और उसी जमाने में सूर्यमाला जी की जो सहेलियां हैं, चित्रा मुदगल, ममता कालिया, मेहरून प्रवेश, मालती शर्मा, शिवानी, इन सबको हमने जो है उसी जमाने में पढ़ा जाना, और सूर्यमाला जी को भी धर्मयुग से ही जाना। तो वो प्रिंट मीडिया का रोमांच ही अलग होता था। अच्छा, आप जो है सूर्यमाला जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप सवालों का जवाब 4-5 मिनट में दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवाल पूछ सकें। जो आपने कहा प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया पहली कहानी की क्या हुई कैसे मुझे नहीं मालूम। सारिका आती थी तो प्रतिक्रिया पता चलती थी, इसी के साथ गौरव मोमंती भी हुई थी, आई थी काफ़ी, लेकिन बाकी चारों तरफ में नहीं पता। लेकिन मेरी बहनों ने मुझे बताया, क्योंकि दूर थी मेरी बहनें, मैं तो विवाह होकर के बाकी नेशनल में आ गई, कि हम लोगों ने सबने मिली खूब पढ़ी तुम्हारी कहानी। और जानती हो, जब हम अम्मा चुपके से सारिका लेकर के अंदर कमरे में गई, और तुम्हारी जो चित्र तुम्हारा छपा था, फोटो जो तुम्हारी छपी थी, उसको रख करके अम्मा ने तुम्हारे चित्र की नज़र उतारी। क्या बात है। देखिए, कोई भी रचना आती है, उसका जो है समाज क्या सदुपयोग करता है, कई बार उसको मालूम नहीं पड़ता। जैसे सूर्यमाला जी की एक कहानी विविध भारती पे एक महिला ने पाठ किया था, उनके स्टाफ ने, चिड़ियों जैसी माँ, ये टाइटल था, चिड़िया जैसी माँ। हाँ, तो चिड़िया जैसी माँ। तो कई बार मैं अपने जो है भाषण में इसका सदुपयोग कर चुका हूँ कि जब एक जो माँ है उसकी जो एक ममता होती है संतान के प्रति, तो चिड़िया जो है पाल पोस के बड़ा करती है, दाने ला के खिलाती है बच्चों को, और एक दिन बच्चे घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं। तो हमारी जीवन में भी यही हकीकत है कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, और अमेरिका चले गए तो फिर वापस नहीं आते। तो आइए रत्ना शंकर जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपके लिए बस मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी रचनाओं से बहुत से एहसासों को सुकून मिलता है, आपको सुनने के लिए सब मूव हो जाएं, बस यही लगता है। आपकी पुस्तकें बहुत समय से पढ़ती आ रही हूँ,
पाठिका के रूप में आज पूछने का अवसर है, तो जहाँ तक प्रश्न की बात है, मैं स्वयं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतना कैसे क्या पूछूं। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। जैसा कि मैंने देखा है कि संवेदनशीलता मन के भावों को समझने की परख जो आपके व्यक्तित्व की परिचायक है, आपकी रचनाओं में उतर कर आती है। संबंधों का उल्लेख जो भीतर तक झकझोरता है, जैसे कि बहनों का जलसा नामक रचना की बात की जाए। आपकी बहनों के जलसे की मैं साक्षी नहीं हूँ, पर जिन्होंने उसे नहीं देखा वे भी पूरी तरह उन संबंधों के साक्षी हो सकते हैं। तो कैसे परिवेश, भाषा, चरित्र, संबंधों को सभी को सहेजती हुई आप एक चित्र पाठकों के सामने अंकित कर देती हैं, तो वो चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कठिन सवाल है। मुझे लगता है कि कहानी लिखना ज़्यादा आसान है और कहानी बताए प्रश्नों का उत्तर देना बहुत मुश्किल है। हमें खुद नहीं मालूम कि हम कैसे वो लिखते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम बेसुधी में लिखते हैं और मैं दूसरों की नहीं जानती। मैं विचार, मैंने किसी से कह दिया कि मैं विचार की सोच के नहीं लिखती, तो बल्कि ज्ञान चतुर्वेदी ने कहा कि आप ऐसे जवाब देंगी तो लोग समझेंगे बिना सोचे विचारे लिखती हैं, क्यों ऐसे जवाब देती हैं, सब लोग नहीं समझते हैं। तो जब एक अंदर का जो आभास होता है, जो आहट होती है, जो एहसास होता है, वो तो हम कभी वैसे का वैसा लिख ही नहीं सकते, वो ही नहीं लिख सकते, वो कभी कागज पर उतर ही नहीं पाता है। उसके जुड़न, उसका थोड़ा बहुत उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें वो करता है। और किसी और से मैंने कहा कि भाई रचना का एहसास क्या है। एक पूरा हम जब लिखते हैं तो चरित्र अलग और संवाद अलग और घटना अलग नहीं आती, सब एक साथ आता है वो हमारे अंदर। तो उसको वैसे लिख सकते हैं, लिख देते हैं और फिर आपसे आप चरित्र और उसी लोग कहते हैं अरे आप पात्रानुकूल भाषा, अरे पात्रानुकूल भाषा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो हमने पात्र को लिया है तो सबकी भाषा भी तो आएगी। तो आपसे आपका ज़रूरत एक है कि जहाँ आप बेसुध हो, समाधिस्थ हो, जहाँ छोड़े आपको वही आप लिखें, तो सब आपसे आप चले आए। उड़िया और हिंदी की रचनाकार हैं पारमिता स्वयंवी। आइए पारमिता जी। मेरा मानना है कि सत्य शिव है, शिव सत्य है, पर सुंदर कल्पना होती है। आपकी रचनाओं में चरित्र जो आपके गठन करते हैं उसमें आपकी कल्पना कितना है और आसपास की घटना कितना है, सच्चाई कितना है, कल्पना कितना है। सवाल के तो गाड़ी बताई देखिए, सब सच्चाई है। मैंने अभी कहा ना कि हर चरित्र मेरे अंदर से गुजरा है और मैं हर चरित्र के अंदर से गुजरी हूँ। वो करके ही मैं तभी हम लिख पाते हैं। और उसके बाद उसमें आपसे आप कोई चीज़ जुड़ती है जब, तो हमें पता नहीं होता कि कैसे जुड़ गई। बाद में देखते हैं कि अरे तो सोचा भी नहीं था। जैसे एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं कि जब मेरे पिता नहीं रहे थे और बहुत लंबे वर्षों तक हमारा संघर्ष चला था और हमारे कोई चाचा मामा कोई भी नहीं था, तो घर की एक एक चीज़ बिक रही थी, एक एक चीज़ बिकती जा रही थी। तो बिकते बिकते भी मेरे पासबुकें खाली हो गई। तो मैं छोटी थी, 10, 11, 12 साल की, और मुझे बस वो याद है कि माँ ने आई पोस्ट ऑफिस से और वो खाली पासबुकें चुपचाप भगवान की चौकी पे रख। तो वो खाली पासबुकें माँ का भगवान की चौकी पे रखना मुझे पता भी नहीं था। और छोटी उम्र में भी मेरे अंदर कहीं पर वो पासबुकें वहाँ से उठ के दर्ज हो गई हैं। और बाद में मैंने देखा कि मेरी 1-2 कहानियों और बाद में शायद बेनू की डायरी और जिसकोवासी में भी वो आ ही जाता है। तो इसलिए वो आपसे मुझे हम चैतन्य में नहीं अपने, लेकिन सारी जो हमारी जो स्मृति कोश है, वो स्मृति कोश उसमें से अपने आप प्रोवाइड करता है।
कहानीकार होने के साथ साथ बाल कथाकार उषा साहू। आइए। नमस्कार जी, यह मेरा सौभाग्य है एक महान हस्ती के सामने मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि आज तक जितनी किताब मेरी प्रकाशित हुई है उनमें अधिकांश में मुझे सूर्यवादी का आशीर्वाद मिला है। और मुझे विश्वास है ही, वो तो कहने की जरूरत नहीं, आगे भी मिलता ही रहेगा। तो ऐसे ही एक पुस्तक मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ। मैं पानी भी जा रहा हूँ। मेरा ये है कि अगर मेरे सवाल से पहले एक बात बताना चाह रही हूँ, मेरा बहुत ही बेसिक किस्म का सवाल है। अगर आप यूनिवर्सिटी हैं तो हम अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो हम नर्सरी में हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, कहानी आखिर जन्म लेती कैसे कहानी को बैठे कि हम अभी कैसे कहानी सोच रहे हैं आपको, ये आप थोड़ा सा हमको जानकारी दें। और जैसे कोई घटना है, घटना को देखकर हम कहानी बना लेते हैं, या कोई कैरेक्टर अच्छा से मिल जाता है, उस कैरेक्टर को सामने रख के हम कहानी रख लेते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। तो कहानी शायद ऐसे ही जन्म लेती है। और हमें कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना जवाब भी दे रही है? मैं ये पूछ रही हूँ, कहानियाँ कैसे जन्म लेती हैं? और दूसरा ये है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कहानी लिखते समय, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। मैंने कहा ना कि कहानी लिखने से ज़्यादा मुश्किल सवाल का जवाब देना है। तो मैं कहानी कैसे लिखती हूँ आपने पूछा। देखिए, आप जब लिखना कभी मेरे पास मैं पूछते हैं कि मैडम हम कैसे कहानी लिखें, हम कैसे कहानी लिखें, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप कहानी मत लिखिएगा। मैं सच में बता आप ये सोचिए कि मैं कहानी लिखूँ, आप कभी भी कहानी नहीं लिखें। बेसिकली कहानी या लिखना एक प्रतिक्रिया। जब हम कोई बहुत अच्छी चीज देखते हैं या बहुत तकलीफ दे या बहुत तो हम फौरन जाकर किसी से कहते हैं, फौरन जाकर। तो जब हम वो कहते हैं ना, वो हमारी प्रतिक्रिया होती है। तो मैं अपने पाठकों से कहती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि आप में हम जो लिखते हैं उससे बहुत ज़्यादा आप उससे निकाल देते हैं, उसका सोच के लिखते ही नहीं। लेकिन ये है कि हम में उसको फिर वो हमें इतना बेचैन करती, कोई चीज़, कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई वाक्य, कोई इतना हमें वो देता कि उसके सिवा हमारे पास मुक्ति की, छुटकारे की और कोई जरिया और कुछ होता ही नहीं है, जितना हम लिखते हैं। अब वो कहानी और कविता है क्या उसके बारे में। सोनाली घोष, सोनाली जी दिल्ली से आई हैं, कवयित्री हैं, कहानीकार हैं और पत्रकार हैं। आइए। नमस्ते मैम। और देखिए, आपसे बस मैं इतना जानना चाहूँगी, आपकी बहुत समृद्ध साहित्य है आपका और अभी इतनी सारी चरित्रों को गढ़ा है। आपने गौरा का नाम लिया, आपने नाम लिया कौमुदी का, और एक आपकी मेरी संधि पत्री की है शिवा। इन सभी बहुत 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 ये सशक्त नारी पात्र हैं। मैं जानना चाहूँगी, जब आप चरित्र करती हैं तो आपका, देखिए बहुत सभी बोलेंगे मेरे को सभी अच्छा लगता है, लेकिन आपको सच में कौन सा चरित्र सबसे अच्छा लगा? और इसके अलावा एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि पुरुष चरित्र भी आपने रचे हैं ना, आज भले ही आज वेडनेस डे है, मैं जानना चाहूँगी आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा पुरुष चरित्र कौन सा? पुरुष चरित्र? हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा। बहुत से हाथ उठाए पड़े हैं, बहुत से पुरुष चरित्र मेरे उचक रहे हैं। आगे तो बजा दो। मैं अपने चरित्रों की बात कर रही हूँ। हाँ मैम, आ गई। देखिए, कोई एक चरित्र नहीं, पर एक बात और भी बता दें कि मेरा कोई भी चरित्र कोई बहुत महान किस्म का नहीं होता है, वो कोई बड़ा हीरोइक भाव नहीं करता है। सारे चरित्र सही तरह से जी पाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर चरित्र, और उनकी दुर्बलता भी जाहिर होती है। वेणु की डायरी में भी वेणु की दुर्बलता है। और यहाँ तक कि वो राजन जी ने तो बहुत अच्छा सवाल किया था, मैंने
कई जगह कोट भी किया है कि इतने लंबे अरसे तक कोई एक विचार कैसे आप कैरी करती नहीं, इतने 10 वर्षों में उपन्यास खत्म किया। लेकिन उसके लिए भी मुझे चरित्र लगा कि वो कह रहा कि मुझे छुटकारा दो, अब मैं और तुम्हारी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, तो ये हो जाता है। लेकिन ये चरित्र आप वेणु भी कह सकती हैं ईमानदारी में। तो जो चरित्र सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होगा, और मेरे लिए है कि चरित्र बड़ा हो, हीरोइक हो, महान हो, ना हो, कुछ नहीं हो, पर विश्वसनीय हो। तो वो हमारे ज़्यादातर चरित्र हैं ये, और कुछ है वेणु है, और हाँ मेरे संधि पत्रकार रत्नेश है, और इस तरह से कुछ है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही है कि उनके पर दया भी आती है। आइए कवयित्री प्रज्ञा मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा आपसे सवाल है कि आपने जो स्त्री पात्र गढ़े हैं, 3 दशकों का आपका लेखन का सफर रहा है, इसमें आपको गढ़ते हुए कभी ये लगा कि ये परिपाटी पुरानी हो गई है, स्त्रियों की जो संघर्ष है वो बदल गए हैं, और उसको आपने कैसे अपनी रचना में बदला? और दूसरा, जब आप लिखती हैं तो आपको क्या लगता है स्त्री के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ज़्यादा ज़रूरी है, एक उसके निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा ज़रूरी है, या उसे मन की बात रखना ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, परिवर्तन आए, और ये जाहिर है कि बदलता समय तो मतलब इनवेरिएबली वो हमारे ऊपर वो डाली गई। इसीलिए किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि शिवा जो थी उसने नहीं किया रत्नेश से विवाह, उसकी लड़कियां चाहती थी, जबकि वो समय से आगे की बात थी। उन दशकों में मेरे संधि पत्र की शिवा की लड़कियां चाहती थी कि मम्मी रत्नेश अंकल से विवाह कर ले, लेकिन नहीं किया उसने। लेकिन वही शायद 20 वर्ष बाद मेरी यामिनी कथा, और यामिनी कथा की जो यामिनी है उसने 14 वर्ष का बेटा है उसका पुतुल, और उसके रहते और एक तरह से अरेंज मैरिज थी, पुतुल से पूछ कर कि ऐसे रत्नेश अंकल से मैं विवाह करूं, और पुतुल जो है वो खुशी खुशी अनुमति देता है माँ को, क्योंकि वो सोचता है कि रत्नेश अंकल कितने अच्छे रत्नेश अंकल हैं, और रत्नेश अंकल मुझे इतने पसंद हैं, तो रत्नेश अंकल से माँ शादी कर लेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब रत्नेश अंकल से शादी कर लेती है तो रत्नेश अंकल नहीं रह जाते, वो पापा पिता बन जाते हैं, और सारे समीकरण बदल जाते हैं। तो जब लोग उससे कहते हैं कि आपने इसको इसमें स्त्री विमर्श कितनी गुंजाइश थी, मैंने कहा मैंने किसी विमर्श में लिखा ही नहीं, मेरा यहाँ पर खाली पूरा मनोवैज्ञानिक पेशे थे। तो इसलिए तो दशकों में बदलाव आया। लेकिन मैंने ज़्यादातर, अभी मुझे जवाब आया ये कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मनुष्य के जो अंदर की जो शाश्वत कुछ एहसास अनुभूतियाँ होते हैं, प्रतिक्रियाएं, मैंने अंदर की दुनिया पर ज़्यादा लिखा, और बाहर की दुनिया का अंदर की दुनिया पर जो अक्स पड़ता है, मतलब आदमी जो बदल रहा है वो बाहर की परिस्थितियाँ उसे किस तरह से निचोड़ रही वो करके उस पर लिखा है। इसलिए मेरे सामने कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। एक चीज़ ज़रूर थी कि एक बात और आपको बता दूँ, ये बाहर की आज की दुनिया मेरी दुनिया है नहीं। मैं कितनी भी कोशिश करें, हमारी पीढ़ी के लोग कितना भी कह ले कि हाँ आज के, वो उनका फर्जी चीज़ होती है, वो कोई दुनिया नहीं है। आज की जो पीढ़ी है वो जिस तरह फंस रही है आज की जटिलताओं में, और आज का कथाकार जिस तरह लिख रहा है, हम क्योंकि उससे वाकिफ नहीं, वो हम तो अपना जीवन जी चुके 20 साल, दूसरा क्या कहेगा? तीनों में से कौन सी ज्यादा जरूरी चीज है? आर्थिक स्वतंत्रता। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा, मेरी समझ से मैं तो अर्थ को बहुत, हालांकि मुझे मालूम है, मैंने खुद अपनी कहानी टीना में कहा है कि पैसा आत्मविश्वास का बहुत पैसा बहुत जरूरी है जीवन, लेकिन मेरे लिए स्त्री स्वातंत्र तो स्त्री के आर्थिक स्वतंत्रता की बात होती है। मैं अभी भी बहुत लटवासी बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि स्त्री के लिए भावनात्मक संबल कहीं कहीं ज़्यादा जरूरी है, कहीं बहुत सबसे जरूरी है। उसके पास
विश्वास का, प्रेम का संबल हो तो वो थोड़ी में भी गुजारा कर लेगी, उसे नहीं नमस्ते। मेरा सवाल है आज महिला दिवस पर कि आपने कहा कि आपका लेखन, आपके पतिदेव और सारे परिवेश ने आपको काफ़ी सहायता की, एक अनुकूल वातावरण बना आपके लेखन के लिए। अक्सर मैं बहुत लोगों से पूछना चाहती थी जो बड़ी लेखिकाएँ हैं, चित्रा मोदकर हों, ममता कालिया हों, आज मैं उनकी प्रतिनिधि बनने बैठी कि इतने सारे कामों के बीच जब बच्चों को भी तैयार करना है, पति को भी देखना है, लेखन का समय कैसे निकलता है। हम जैसे आलसी और कामचोर लेखकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम 10 बहाने बनाते हैं। तो आपने सारी चीज़ों के साथ लेखन कैसे नियमित लिखा अनुशासन में, और वो लेखिकाएँ जिनको ये संबल प्राप्त अगर नहीं है परिवार का, उनको अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिल रही हैं, फिर भी वो लिखना चाहती हैं, तो वो कैसे लिख सकती हैं? देखिए, एक बात तो ये कि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, अलग तरह की होती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो आपने बहुत भीड़ भाड़ और चारों तरफ की, उसी के बीच में ज़्यादा लिखना सोचता है। जब चारों तरफ सबसे ज़्यादा हमारे वो रहेगी ना उसी के बीच से सूझेगा, उसे अपन लिखने का टाइम नहीं होता, तब हमारी सुविधा नहीं होती है। तो वो एक वही चीज़ मैं ये मानती हूँ, इसीलिए मैंने बहुत कम लिखा है, अपने साथ वालियों की तुलना में बहुत कम लिखा है। उसका मुझे कोई ख़ास पछतावा नहीं है कि लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको छोड़ती नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि सचमुच जो अपने आप को लिखवाना चाहता है, जो 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 कहानी अपने आप को लिखवाना चाहती है आपकी कलम से, वो आपको छोड़ेगी नहीं। वो जिद्दी बच्चे की तरह आपके साथ बनी रहेगी, वो आपसे लिखवा के लाएंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और बाजार से दूर रहना होगा। लेकिन इतना भी सच है कि सब कुछ लिखना और समय बिल्कुल ना हो। तो मैं आपको बताऊं कि कभी कभी बहुत मेरे साथ हुआ है, छूट गया है लिखना, रात को पेन पेंसिल लेकर लेती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ, जब पुरुष लेखक लिखता है, कमलाकांत वर्मा जी रहते थे हमारे थोड़े दिन बाद, कमलाकांत त्रिपाठी, तो उनकी पत्नी और मेरे पति भी बैठे होते थे। तो हम कहते थे कि जब पुरुष लेखक लिखता है, रात में लिखने बैठा है, तो उसकी पत्नी चुपचाप तकिया और चादर समेट के कमरे से बाहर चली जाती और जब पत्नी लेखिका लिखती होती है तो वो चुपचाप अपना लेकर के धीरे से तकिया चादर बाहर चली जाती है और लिखती है, तब लिखती है। और एक दिन रात में मैंने सोचा कि और मैं थोड़ी आलसी किस्म की मैं लिखूंगी, तो देख के रखा था, लिखती गई, बड़ी खुश हुई कि अंधेरे में लिखती चली जा रही हूँ, लिखती चली जा रही हूँ। सुबह उठ के देखा तो लिखती तो गई थी, लेकिन इंक समाप्त हो गई थी। ऐसा भी बल्कि मैंने इस पर भी लिखा है, अंधेरे में चलती कलम और बूंद बूंद भरता सागर। अर्चना जोहरी जी, बढ़ाइए। मेरा प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न अभी प्रतिभा ने पूछ लिया है, तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगी दीदी कि जैसा मुझे मालूम है और आपने पर हम एक बार चर्चा कर रहे थे साहित्य सरिता में, तो भी आपने बताया था कि जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो चरित्र हमारे अंदर आके बैठ जाता है और हमें तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि मान लीजिए कहानी 1 महीने 2 महीने चली और जैसे कोई पजेस कर लेता है हमें, ऐसे उस चरित्र हमारे अंदर बैठा है। अब घर में सूर्यबाला जी के दूसरे दायित्व हैं और जो चरित्र है कहानी वो अलग तरीके की, अलग मिजाज की है, तो दोनों में द्वंद्व चलता है, दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाती हैं आप चरित्र से और अपने खुद के व्यक्तित्व से? नहीं, कोई ऐसा तो नहीं चलता है, क्योंकि घर में लेखिका रहती ही नहीं। घर में खाली मम्मी और पत्नी ये लोग रहती हैं, लेखिका की पूरी बनाई है। लेकिन ये है कि वो अंदर मैंने कहीं लिखा है कि मतलब जीवन और लेखन के बीच संतुलन बिठाना
मेरी कलम बहुत अच्छी तरह से और शायद इसीलिए सच बताऊँ तो उतना गहरा उतना अच्छा मैं नहीं लिख पाई जो मैं लिख सकती थी, लेकिन उसका भी कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मुझे अपने जीवन के साथ भी न्याय करना था और मुझे पागलपन की हद तक जाकर लेखक नहीं बनना था, क्योंकि उससे दूसरों के साथ अन्याय हो जाता है। तो जीवन के साथ अन्याय करके हम लेखन के साथ न्याय नहीं करना चाहते, चाहे विश्व के बड़े बड़े लेखकों ने किया है, उनकी अपनी बात है। तो लेकिन अभी दूसरी मैंने एक बात आपने कही थी, सही क्या, हाँ कोई चरित्र कैसे रह जाता है, तो वो तो कहानी में मैंने कहा जैसे कहानी प्रिंट नहीं छोड़ेगी वो आपके साथ जुड़ी रहेगी, खत्म करके। लेकिन जैसे मैं एक बात बताऊँ, छूट जाती है कहानी, सालों छूट जाती है। बहनों का जलसा जो अभी इतनी लंबी कहानी रचना शंकर ने कहा, तो बहनों का जलसा मैंने शुरू किया था, तो सचमुच हम 4 महीने जा रहे थे कहीं बड़े होकर के और हमने खूब तमाशे ट्रेनिंग किए थे, लिख लिया और 4 पेज के बाद तमाशा खत्म और कहानी भी कुछ नहीं, तो छोड़ दिया, पीछे पड़ी, छोड़ दिया उसको और मतलब रखी रह गई बहुत बहुत सालों बाद। आपसे बताऊं जब मेरी जीजी नहीं रही तब बहनों का जलसा उठाया, क्योंकि उसमें बाद में ये है कि अगला अंतिम स्टेशन आ रहा है और अब आखिरी तीसरी बहन को उतर जाना है, एक के बाद एक स्टेशन पर एक बहन उतर के। ये कहानी लंबी कहानी सिंगापुर में अभिनीत हुई थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था इसको। तो उस समय वो कहती है कि ट्रेन बहुत तेज चली जा रही है, उनको लगता है कि अब तो ट्रेन ज़्यादा ही तेज चली, क्या हो गया ट्रेन। तो दूसरी बहन उसको देखिए मजाक में कह रही है, हम ऐसा करते हैं, हम ट्रेन को पेज घुमा देते हैं, ट्रेन पीछे को चलने लगेगी तो हम आगे पहुँचेंगे ही नहीं, तो अच्छा रहेगा। और अंत में वो बहनें जो खड़ी हैं, मतलब पहले जुड़ गई हैं बिछड़ने से पहले, तो प्रार्थना के गुंबद की तरफ वो बहनें एक साथ बिछड़ गई। तो इतने सालों बाद पूरी हुई कहानी, लेकिन जब तक तो मन लायक नहीं मिल रहा था वो रखी हुई थी कहीं। धन्यवाद, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं दीदी ये पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा स्त्री चरित्र, हालांकि आपने कहा है कि ये सब जो भी मैंने कहानियाँ कही उसमें सब में मैं हूँ, लेकिन कोई ऐसा स्त्री चरित्र जो आपसे बहुत झगड़ा हो अंदर ही अंदर और बगावत करके ना चाहते हुए भी आपकी कलम की पैसे आज़ाद हो गया हो और उसको आज़ाद करने के बाद आपको अफसोस हुआ या खुशी हुई, आप नहीं उसको बाहर लाना चाहती थी, या कोई ऐसा स्त्री चरित्र अभी भी जो पिंजरा में वो परिंदा फड़फड़ा रहा है और आप उसको बाहर नहीं आने देना चाह रही हैं, तो क्यों? सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देवमणि जी आपका धन्यवाद। ये जो आपने कहा ना कि कोई ऐसा चरित्र, एक तो मैं ये मानती हूँ कि जो चरित्र हमारे बहुत अंदर घुलेगा मिलेगा उसी को हम लिख पाते हैं। जैसे मैंने कई बार सोचा कि मैं बहुत झगड़ालू माँ या वैसी माँ नहीं लिख सकती, मैं वैसी माँ नहीं जज्ब कर सकती। चित्रा की एक पुस्तक में है, चित्रा मुखर्जी माँ, बहुत मैं उतनी ऐसी माँ नहीं देखी नहीं है, महसूस नहीं, देखने से नहीं, देखने को महसूस नहीं, लेकिन अभी कोशिश करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं लिखूँ कैसे, मेरी कहानियों में खलनायक या खलनायिका नहीं है, पूरे मेरे नहीं, कोई फालतू की बात नहीं है, तो लेकिन नहीं है इसलिए नहीं है कि मैं लिख नहीं सकती, इसलिए नहीं क्योंकि मैं मानती हूँ कि खलनायक या खलनायिका रेयरली कभी कोई व्यक्ति होता है, वो तो परिस्थितियाँ होती हैं और ज़्यादातर लोग उसे रिएक्ट करते हैं। और बहुत बड़े जो मैं ये भी मानती हूँ कि दुनिया में बहुत अच्छे और बहुत खराब लोग बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर लोग परिस्थितियों से चले होते हैं। और आपने जो कहा कि एक बहुत वैसे मैं बताऊँगी चरित्र, बचपन में जिसको बचपन में मैं बहुत चिढ़ती, क्योंकि मैं बचपन से बहुत फिल्म की, अभी भी हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा वो थी करने वाली चूसी। तो वो हमारे घर में मेरे पिता ने रख लिया था, एक विधवा थी और बहुत काली और चिकनी और उस पर से पूरे मुँह पे चेचक के दाग। और उस समय मैं
3.5-4 साल की थी बेटी। तो मुझे बदसूरत चीज़ें नहीं पसंद थी और वो मुझे नहलाती धुलाती खिलाती, वो मेरी माँ की मामी लगती थी, तो मेरी भी नानी मामी थी, तो मैं उनसे बहुत चिढ़ती थी। और चिढ़ते हुए मैंने उनके साथ जो अन्याय किया था, मुझे अभी तक याद है कि एक रात में रजाई वगैरह हम लोग ओढ़ करके कह रहे थे और वो खड़ी थी कुछ अपनी भाषा में। अच्छा, मुझे भाषा भी शुद्ध चाहिए होती है, वो कोई अशुद्ध भाषा बोलता है, शायद उसका बोलता है या कुछ भी मैं नहीं पता, तो वो बोलती थी गांव की बोली। मैं गांव की बोली भी नहीं बोलती थी, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली बोलती। तो वो बोली और मैं चढ़ गई, तो मेरी बहनों को मजा आने लगा, हमसे पड़ी थी, तो हमने कहा वो हो गई, वो कहती आओ बचवा तुमको कोरा मिले, बोली उत्तर प्रदेश। मैं कोरा शब्द से बहुत चिढ़ गई। मेरी बहनों ने कहा मिन्नी वो कोरा वाली गई, अब तुम मुंह कर हटा लेंगे। तो मैं हटा ली थी, जैसे हटाती थी वो कहीं हंसती होती, मैं और जोर से चिढ़ के लगाई, और वो शायद हंस रही थी मुझे एक बच्चे को खुश करने के लिए। तो मैं काफ़ी बड़ी हो जाने तक मेरे अंदर वो इतनी गिल्ट थी, उनको लेकर के इतनी गिल्ट थी। तो जब मैंने बड़ी होकर के आदम तक कहानी लिखी, आप पढ़िएगा कैसे, वो आदम तक कहानी में वो विडो अपने पति की अर्थी इक्के पर लेकर आती है शहर में उनके प्रवाह के लिए, और वो आकर के अंदर खबर आती है, मेरी माँ के पास अभी खबर आई कि मामा आए हैं। ये कहाँ मामा आए हैं? वो दिखाती है कि इक्के पर जो अर्थी बनी हुई है गाँव से मामा ने, और लाया कौन था? गांव की वो औरत। आज महिला दिवस पर हम यहाँ हैं, वो महिला उस समय की गांव से इक्के पर अपने पति की अर्थी लेकर आई थी, वही बदसूरत चेचक के दाग वाली महिला। ये कहानी इंडिया टुडे में आई थी, तो सुधा अरोड़ा ने मुझसे कहा कि इतनी अच्छी कहानी आपने इसमें क्यों भेजी, इंडिया टुडे में क्यों कहानी आपको हंस में भेजनी चाहिए थी। तो वो समझ मुझे कभी नहीं आई, जो भी पत्रिका मांगती थी मैं देती। वो उस कहानी को लिखने के बाद लगा मैं हल्की एक अपराध बोध से मुक्त हुआ नहीं, तो आपने बहुत टाइमिंग का बहुत अच्छा वो दिया, जिसे क्या बोलते हैं फिल्म लाइन में टाइमिंग, तो आप सूर्यवाला जी का टाइमिंग बहुत अच्छा रहा। तो अभी सरिता मनचंदा जी आप आइए। सबको नमस्कार। मेरे सवाल को कुछ सोनाली ने छुआ और कुछ मेरे अंदर की बात को सूर्यवाला जी ने खुद कह दिया। आपने जब चरित्रों की बात की वो मेरे मन में कब से घूम रहा था, और आपने जो खलनायक और खलनायिका की बात की वो सही है। मैं सच कहूँ तो मैंने जितना भी सूर्यवाला जी को पढ़ा है, उसके बाद और पढ़ने की इच्छा मुझे हुई, मैं जान सकूं कि इनके सारे पात्र क्या ऐसे ही अपने आप में इतने ईमानदार हैं, गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना टोटली व्हाइट एंड ब्लैक, हीरो और विलेन, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई वैम्पिश है, ना कोई हीरोइन है, हर कोई अपने आप में पूर्ण है। वो ग्रे हो सकता है और ग्रे है। ऐसे में जब आपको कहा जाता है कि नारी स्वतंत्रता, नारी स्वच्छंदता, नारी विमर्श पर अपने विचार दीजिए, तो अपने क्या भाव कुछ नहीं, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। महिला दिवस और फ्रेंच दोस्त तो मैं पढ़ के सुना दूंगी, तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि मैं कुछ ऐसे बचपन से ही मैंने कभी स्त्री पुरुष ऐसा अलग अलग ऐसे देखा समझा नहीं। मेरे घर में कभी भी मतलब मुझे नहीं याद है कि आज से 75 साल पहले भी कभी मेरे माता पिता ने कहा हो कि अरे बापू चाचा लड़कियाँ है और कैसे शादी हुई क्या हुई। मुझे हम लोगों को कभी खाना वाना बनाना है, ये करना है, दूसरे घर जाना है, नहीं है। तो मेरे अंदर ये स्त्री पुरुष वाला नहीं, और स्त्री ये जरूर एक आध बार किसी ने चढ़ाया कि आपको अगर नारीवादी तरह कहे तो हमने कहा मोहन सुंदर मैं प्रतिवाद करूँगी, मैं कहा बहुत अच्छा लगेगा। वो ऐसा लगेगा
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखा मेरे पास मेरा अपना नारीवाद है और ये नारी बहुत सक्षम है और जो कुछ है उसको करेगी। चुपचाप किसी चीज़ को बर्दाश्त कर लेना और झुककर सामने वाले को झुका लेना। आप अकड़िएगा तो सामने वाला और अकड़ जाएगा, आपको धूल चटा देगा। और लेकिन कब झुकना है कब नहीं झुकना है और जरूरी कब देखना है कब जरूरी है कब नहीं जरूरी, इतनी समझ आपको आनी चाहिए। आनी नहीं चाहिए। यहीं पे मैं आपके स्मृति कोश, आपके बचपन को, आपकी उन चौपाइयों को, आपकी उन छंद कवित्वों को सबको कहती हूँ। तो आपको होता है मित्रता क्या होती है, माता और क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं और मित्रता क्या होती है, राजनीति क्या होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। वही मैं कहती हूँ पढ़ने से। जी आइए। जैसे कि आपने कहा कि हमेशा झुक कर रहना चाहिए, कुछ चीज़ हमेशा नहीं, हाँ थोड़ा मतलब कभी न कभी परिस्थिति के अनुसार झुक जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति ने स्त्री पुरुष बनाए हुए हैं, समानता हमें मतलब हम समान हैं एक दूसरे में। और लेकिन जब पुरुष वर्चस्व स्थापित करना चाहता है स्त्री पर या उसे दबोचना चाहता है या उसे झुकाना चाहता है, तब स्त्री जो होती है वो विद्रोह करती है, क्रांति करती है। मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। पुरुष है बाहर जाकर कमाए, हम स्त्रियां हैं हम घर पे बैठ के बनाएंगी, खाएंगी, बच्चों को अच्छी परवरिश देंगी, हमारा ये काम है। मैं इस बात से बिल्कुल भी एतराज नहीं करती। लेकिन जब स्त्रियां यदि विद्रोह करती हैं तो उसके पीछे उसका पति, उसका पिता, उसका भाई, ये सब होते हैं उसके पीछे। और हमने देखा है, मैं थोड़ा सा इतिहास की मतलब मुगल के बाद में ये जो सारी चीज़ें थी बहुत बढ़ी। तो आपके जो समानांतर जो लेखिकाएं थी उन्होंने मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ सहा होगा और आप सबने लिखा उस वक्त कि भाई स्त्री विद्रोही होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आज जो आपने आखिरी बात कही शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम आज देख रहे हैं कि जो विवाह विच्छेद या संबंध विच्छेद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक दूसरे को जो पति पत्नी समझ नहीं रहे हैं। आपने कहा कि आपके पति आपकी चिट्ठियाँ पढ़ते थे या उनके पास चिट्ठियाँ आती थी। आज हम पति पत्नी एक दूसरे को वो स्वायत्तता स्वतंत्रता नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी वजह से वो विच्छेद या फिर जो टकराहट बहुत फैल गई है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? और ये जो स्त्री पुरुष का जो संघर्ष है वो कब तक चलेगा? मुझे नहीं लगता कभी समाप्त होने वाला है। लेकिन हमने सोचा था कि स्त्रियां पढ़ेंगी तो वो समाप्त होगा, लेकिन वो बढ़ा है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने बारे में मेरे ये विचार है कि आप पूरा एक दिन मुझको यहाँ बिठाएंगे और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी और अति संक्षेप में यही बताऊंगी कि हर किसी की समस्या अलग होती है। हर स्त्री का और उसका वो जैसे रिएक्ट करती है, उसका टेम्परामेंट, उसका नेचर, जो मैंने कहा उसका बचपन, उसके संस्कार, उसने क्या पढ़ा है, कैसे रिएक्ट करती है, उन्हें कब विद्रोह करना है, कब डाल देना है, पुट योर फुट डाउन, ऐसा नहीं करना है। और जो हमेशा झुकती संभालती आएगी वो जब एक दिन अपना फुलका डालेगी तो मजाल नहीं कोई बहुत बढ़िया। और जब आप पूछते हैं कैसे, तो मैंने बचपन में ऐसी स्त्रियाँ देखी हैं, बिल्कुल मैंने मेरे सामने ऐसी दो स्त्रियाँ अभी तो समय नहीं है जिसने दो अलग तरह से समय को बरता, समय को ट्रीट किया। उसी समय को एक स्त्री ने अलग तरह से, एक स्त्री अलग तरह से, बिल्कुल, और दोनों अपनी अपनी जगह सही थी। क्योंकि जो एक स्त्री कर रही वो दूसरी स्त्री के पास, मेरी माँ के पास 4 बेटियां थी और उसको शहर के गणमान्य मध्य वर्ग के बीच में अभाव में पलते हुए भी संपन्नता का अभिनय करना था। वो अगर खुल जाती और आक्रामक हो जाती तो उसकी 4 बेटियां किसी दुकान पर बैठी होती या जाकर कहीं उसमें वो करती होती। लेकिन चूंकि उसने अभिनय
कि स्वयं किया, उसके देख के उसकी बेटियों ने किया, वो ठीक नहीं था उस समय। और इतनी बारीक दूरदृष्टि मेरी माँ की थी, अगर जोर से बोलते थे तो मना करते थे, जवाब दे जाइए बशत खामोश। तो हम कहते अम्मा को फारसी का वो बोलने लगी, जवाब दे जाइए बशत खामोशी, कि जाए कोई जवाब दे तो खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो है उसका तो सीधी सी बात है, बड़ा दुख लगता है, किसी के पास पेशेंस नहीं है। मनु जी से एक बार बात हो रही थी, यही था कि पहले किसके पास धैर्य था, पुरुष के पास कभी धैर्य नहीं था। देवमणि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ महिला दिवस पर इतने पुरुष बैठे हुए, सबसे जरूरी है पुरुषों बैठे महिला दिवस पर। तो आप समझे की भी समस्या क्या है। तो पहले पुरुष करता था सब कुछ जो आज कर रहा है, आज औरत महिला उसको स्त्री उसको संभाल लेती थी, अब स्त्रियां संभालना बंद कर दिया। तो समस्या से समाधान होते हैं और समाधानों से समस्याएं उपजती। तो अब नव में धैर्य, उसमें तो पहले भी धैर्य नहीं था, ये तो कोई समानता की चीज है। अरे ये भी कोई समान होने की चीज है। यू आर बेटर देन, आप बिल्कुल अलग हैं। आपके अंदर जो जितनी प्रकृति प्रदत्त शक्तियां हैं, गुण हैं, विवेक हैं, वो नहीं है पुरुषों में, शुरू से नहीं रहा है, नेवर। और पुरुष को साधता कौन आया है? स्त्री हमेशा साधती आई है। और मैं आपको बताऊं कि भाई जब स्त्री ने छोड़ दिया तो दिखाया गया सारा कुछ, तो आप देख लीजिए समाधान तो सोचा था, तलाश पूरी हुई क्या? हम बहुत ऐसी चीज बताते हैं सबके सामने आउट ऑफ कॉन्टेक्ट आकर के कि हमारी मुक्ति और हमारी चेतना तो उसके खिलाफ शुरू हुई थी ना। हमारी तो अगेंस्ट बीइंग कमोडिटी, हम वस्तु नहीं है, तो हम क्यों अपने शरीर को प्लेट में सजाकर वस्तु बनाकर दे रहे हैं सबके सामने, और दोस्त समाज को दे रहे हैं। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। समाज हमने इतना ओपन कर दिया ये औद्योगिकरण के बाद, ये हालत हो गई कि हमारा भारतीय समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, और हमारा बेरोजगार युवक उसके पीछे, जहाँ पर झोपड़पट्टियों के बीच में पोर्नोग्राफी चल रही है और वहाँ पर पुलिस वाले आराम से जानते हैं इस बात को, वहाँ पर आप कैसे कर सकती हैं कि हाँ पुरुष नहीं, पुरुष के अंदर वो उत्तेजना नहीं जाती ही। और ठीक है कि 2 4 5 सब शारीरिक स्थिति है, लेकिन नहीं जो भूखा है, खोवाया है, उसको जो सामने मिलेगा वो लग झपके। बहुत गहरी, बहुत दर्दनाक, बहुत तकलीफ दे बातें। और जो आपके विखंडन उसकी बात की, आप देख लीजिए पूरी दुनिया में आज क्या हो रहा है। लेकिन मैं बात कर रही थी किसी से कि शायद कोई स्त्री होती, वो इतनी तकलीफें, हमें तो उसमें आ नहीं रहा है ना कुछ, हमें तो खाली आग और धुआं दिखाया जा रहा है, और स्त्री बच्चों उनकी चीख चिल्लाने की तकलीफें तो नहीं आती। एक और लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपनी माँ की होगी ये सुनी, जो विखंडित परिवार के बच्चे रहे हैं। मैं देख आई हूँ अमेरिका में, देख आई हूँ कि वहाँ की स्त्री कैसे रह रही है, कितना अविश्वास, कितनी अनास्था हमने जीवन में कर दिया। तो जब रिश्तों में कहीं कुछ नहीं रह गया, लेकिन अब कौन कर सकता है इसको? हम ही कर सकते। आज स्त्री के पास ज़्यादा बड़ी चुनौतियाँ हैं, और धीरे धीरे मुझे खुशी है कि आज की जनरेशन अभी तो नहीं लेकिन चेतेगी, क्योंकि मेरे संधि पत्र को मेरे समय के सारे सरिष्ठों ने नकार दिया था। आज की जनरेशन उसका समझ रही। क्षेत्र नगरी संवाद मंच मुंबई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट कैफे बॉलीवुड के दर्शकों के लिए। इस सृजन संवाद पर कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।